Next heading is pulse modulation. It is a process in which some parameters of pulse train is varied in accordance with the message signal or the modulating signal. हम बेटा मॉड्यूलेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं. मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच some parameter of the carrier wave is varied in accordance with the instantaneous value of the message signal or modulating signal. उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन. पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर हमारी जो कैरियर वेव होगी वो कैरियर वेव ना होकर कैरियर पल्स होगी. वो कैरियर पल्स की फॉर्म में होगी, पल्सेस की फॉर्म में होगी. इसीलिए पल्स मॉड्यूलेशन को मैंने लिखा इट इज ए प्रोसेस इन विच some parameter of a pulse train is varied in accordance with the instantaneous value of message signal or modulating signal. ये पल्स मॉड्यूलेशन दो टाइप का होता है. एक होता है एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, एक होता है डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन. तो सबसे पहले एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन. इसमें क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच ए पीरियोडिक पल्स ट्रेन इज यूज्ड एज द कैरियर वेव. मैंने आपको बोला है कि पल्स को हम कैरियर वेव की तरह यूज करते हैं. एंड सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच पल्स such as amplitude, duration, position, width is varied in continuous manner in accordance with the instantaneous value of the modulating signal or continuous message signal. बिल्कुल सेम मॉड्यूलेशन ही की डेफिनेशन है, बस इसमें कैरियर वेव एक पल्स होती है, एक पल्स ट्रेन होती है. उसकी पल्स ट्रेन को हम कैरियर वेव की तरह यूज करते हैं और उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. ये एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन फिर दो टाइप का होता है. एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक पल्स टाइम मॉड्यूलेशन. तो सबसे पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नाम से पता लग रहा है PAM. इट इज द प्रोसेस इन विच, नाम से पता लग रहा है एम्पलीट्यूड, इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ the regular spaced rectangular pulses vary in accordance with the instantaneous value of continuous message signal. तो आप ये देख सकते हो, ये सबसे पहले अनमॉड्यूलेटेड पल्स थी, कैरियर वेव थी, ये एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था. यहाँ पर आपका कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ गई, इस यहाँ से और ज्यादा पॉजिटिव हो गई तो इसकी ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका और बढ़ गया, इसका पहले से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये नेगेटिव में हो गया, कम हो गया, ये और ज्यादा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, ये इधर हो गया. इसको बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड. और ये सिंगल पोलैरिटी है. सिंगल पोलैरिटी का मतलब सारी ऊपर है. कई बार डबल पोलैरिटी में होती है तो ये नेगेटिव वाली ऊपर की बजाय कहां बन जाती है? नीचे बन जाती है. फिर आपको नीचे के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, उसको डबल पोलैरिटी बोलते हैं. और ये कैसी है बेटा? सिंगल पोलैरिटी है. आपको ये ध्यान रखना है. ये आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रिगार्डिंग हमने ये सब कुछ देख लिया. नेक्स्ट इज पल्स टाइम मॉड्यूलेशन. In this type of modulation, some time parameter of constant amplitude pulse train is varied in accordance with the instantaneous value of the modulating signal. बेटा ये मेरे पास पल्स ट्रेन थी, ऐसे जो थी पल्स ट्रेन. इस पल्स ट्रेन का कुछ टाइम पैरामीटर चेंज करेगा, किसके अकॉर्डिंग? इसकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग. अब बड़े ध्यान से यहां पे आपको समझना है कि हो क्या रहा है. एक तो इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं बार बार, कभी विड्थ बढ़ जाए, कभी विड्थ कम हो जाए, नेगेटिव में कम हो जाएगी, पॉजिटिव में बढ़ जाएगी. विड्थ कह लो या ड्यूरेशन कह लो, एक ही बात है. दूसरा इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं. पोजीशन ये इधर की जगह इधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाए, इस हिसाब से. तो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन दो टाइप की होती है. एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, PWM और PDM बोलते हैं. और सेकंड इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जिसमें पोजीशन चेंज करेगी. तो पहला है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. पहला तो हमने पढ़ लिया था पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये था सेकंड और ये है थर्ड. ठीक है. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ पल्स टाइम मॉड्यूलेशन द विड्थ और ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल पल्सेस वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. इन दिस केस स्टार्टिंग टाइम, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ये सेम रहेगा. Starting time and amplitude of each pulse are constant, but the width of each pulse is made proportional to the instantaneous value. मतलब जब instantaneous value पॉजिटिव होगी तो width बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा width उतनी ज्यादा बढ़ेगी. ठीक है.
और नेगेटिव होगी तो कम हो जाएगी। द पल्स विड्थ इज लार्ज व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज लार्ज एंड वाइस वर्सा। ये आपको पता होना चाहिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब पीडब्ल्यूएम हो गया, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन का मतलब पीडीएम हो गया। नेक्स्ट है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, वो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन का ही पार्ट है। इन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पोजीशन ऑफ पल्सेस रिलेटिव टू इट्स अनमॉड्यूलेटेड टाइम। जैसे अभी ये पल्स यहां पर है, ठीक है, बाद में जब ये शिफ्ट होके बनेगी, जब ये शिफ्ट होके बनेगी पल्स पोजीशन में, तो बेटा इसकी पोजीशन कुछ शिफ्ट हो जाएगी, मान लो ऐसे हो जाएगी, या कहीं इधर हो जाएगी या इधर हो जाएगी, ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगी। इन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन द पोजीशन ऑफ पल्स रिलेटिव टू इट्स अनमॉड्यूलेटेड टाइम ऑफ अकरेंस इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये दो टाइप के मॉड्यूलेशन पल्स टाइम मॉड्यूलेशन का पार्ट थे। नेक्स्ट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन को पीसीएम से भी लिखते हैं। इट इज ए डिजिटल प्रोसेस, it is a digital process in which message signal is sampled and the amplitude of each sample is rounded off to the nearest one of a finite set of allowable values, and rounded values are coded. The signals are transmitted as a series of binary digits or code. आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको एक एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, एक डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ाया था। ये डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन का पार्ट है, ये आपको बेटा क्लियरली पता होना चाहिए। दिस इज अबाउट पल्स मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट इज रिसीवर फॉर डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। हमने एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को भेज दिया, पर जहां पर उसने रिसीव होगी रिसीविंग एंड पर, वहां पर रिसीवर उसको कैसे रिसीव करेगा, पहले एक रिसीविंग एंटीना लगा हुआ होगा। एंटीना के रिगार्डिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। वो एंटीना सिग्नल्स को रिसीव करेगा। अब वो बहुत सारे सिग्नल्स को रिसीव करेगा। जो उसने सिग्नल्स रिसीव किए वो सिग्नल एक ट्यूनेबल एम्पलीफायर में से पास किए जाएंगे। वो एम्पलीफायर कुछ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को सेलेक्ट कर लेगा, इसलिए ट्यूनेबल एम्पलीफायर है। उस ट्यूनेबल एम्पलीफायर के बाद जो सिग्नल मिला वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला, उस सिग्नल को इफ स्टेज से पास किया जाता है। इफ स्टेज इज एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज क्या काम आती है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी थी, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैरियर वाली फ्रीक्वेंसी हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में मिली थी, उस फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी चेंज पे, लो फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर देता है। द कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज टू द लो फ्रीक्वेंसी बाय ए डिवाइस कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, इफ स्टेज। इफ स्टेज के बाद उसको जो अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में आ गया, मतलब वो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बन गया। अब वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। उस डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। अब उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया होगा, एम्पलीट्यूड कम हो गया होगा तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर आएगा। एम्पलीफायर के बाद हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी और हम उसको देख लेंगे कि ये ऐसे हमारे पास, या सुन लेंगे कि ऐसे हमारे पास एक रिसीवर पे, रिसीविंग एंड पर रिसीवर कैसे एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव। Demodulation is the process of recovering the audio signal from the modulated wave, is from the modulated wave। ठीक है, इसको डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। जैसा हमने मॉड्यूलेशन में किया था उसका रिवर्स प्रोसेस होता है डीमॉड्यूलेशन में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक एएम वेव है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा डायग्राम आता है, एएम इनपुट वेव है, एक ट्यूनेबल एम्पलीफायर ने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको एक रेक्टिफायर से पास करते हैं। मैं डीमॉड्यूलेटर का कांसेप्ट बता रहा हूं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर आधी वेव को रेक्टिफाई कर देता है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली चीजें रखता है, नेगेटिव हाफ साइकिल वाले को उड़ा देता है। तो ये रेक्टिफायर ऊपर वाले को रखेगा, नीचे वाले को माइनस कर देगा, हटा देगा। हम ये सेमीकंडक्टर में पढ़ चुके हैं। तो रेक्टिफायर के बाद मुझे ऐसी वेव मिलेगी। अब मुझे तो ओरिजिनल वेव चाहिए, ओरिजिनल वेव तो ये है और ये तो इसका इन्वेलप है, तो मुझे एक इन्वेलप डिटेक्टर लगाना है। तो उसके बाद हम ये एक इन्वेलप डिटेक्टर में से ये जो वेव मिली, इस वेव को, या ये जो सिग्नल रेक्टिफायर से पास होने के बाद आया, इसको एक इन्वेलप डिटेक्टर में से पास करते हैं टू रिसीव, टू डिटेक्ट द फाइनल ऑडियो सिग्नल और फाइनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और वो हमारी आउटपुट होती है और वो सिग्नल हमारा ऐसा आ जाता है। हाँ बेटा, समझ में आ गया ना ये कैसे करना है। तो इसमें इन्वेलप डिटेक्टर किस चीज का बना होता है, इन्वेलप डिटेक्टर में भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ
लो वैल्यू रेजिस्टेंस एंड लो वैल्यू कैपेसिटर, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे डी मॉड्यूलेशन में इन्वेलप डिटेक्टर में आरसी सर्किट हमारी हेल्प करता है। ये डी मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट इज जंक्शन डायोड एज एन एम्पलीफायर डीमोडुलेटर। ये मेरे पास बेटा एक एंटीना है, इस एंटीना ने सिग्नल्स को रिसीव किया, सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद एक ट्यूनेबल एम्पलीफायर जिसमें एलसी सर्किट लगा हुआ है, ट्यूनेबल सी वेरी है तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकता हूँ, उससे मुझे एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया ऐसा, उसको एक डायोड से पास किया, वो डायोड एक रेक्टिफायर का काम करेगा और रेक्टिफायर का काम करने की वजह से हमें एक रेक्टिफाइड करंट पल्स मिल जाएगी, इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, ऊपर वाला मिलेगा, नीचे वाला गायब हो जाएगा, ये मिलेगा, जो अभी हम पीछे भी देख चुके हैं। मैं सर्किट डायग्राम से बता रहा हूं, पहले ब्लॉक डायग्राम से था। अब उसके बाद ये सी और आर का एक पैरेलल सर्किट लगा दिया जो एक इन्वेलप डिटेक्टर का काम करता है, आरसी सर्किट लगा दिया। यहाँ पर ये एक ऑडियो आउटपुट अक्रॉस आरएल लेंगे और हेडफोन से हम उसको सुन लेंगे, ठीक है। तो इस वे में एक जंक्शन डायोड की हेल्प से हम एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेटर करते हैं या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डी मॉड्यूलेट करते हैं। फॉर एग्जैक्ट रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, आपका इसका जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट RLC होता है, ये 1/FC और 1/FM के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे RLC 1 हो गया इसका टाइम कांस्टेंट, तभी हम सिग्नल को एग्जैक्ट रिकवर कर पाएंगे। उसके लिए ये कंडीशन आपको चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी और ये मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअली कैपेसिटर बिहेव एज हाई पास फिल्टर, कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है और अपने में से हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc1। अब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, तो वो अपने में से उसको पास नहीं करने देगा। और हमें पता भी है कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, इसीलिए हमने सी के पैरेलल में आर लगाया हुआ है। आर लगाने का ये भी है कि ये एक बार कंप्लीटली चार्ज होने के बाद इसको साथ साथ डिस्चार्ज करना भी जरूरी है, अदरवाइज जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो डीसी को ब्लॉक करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो कंडीशन ध्यान में रखनी है एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेटर में डिटेक्शन ऑफ सिग्नल के लिए, एग्जैक्ट रिकवरी ऑफ सिग्नल के लिए, ये जो टाइम कांस्टेंट है RLC1, ये आपका 1/FC और 1/FM के बीच में होना चाहिए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, तो ये वाली टर्म कम हो गई, ये वाली टर्म क्या हो गई, ज्यादा हो गई। दिस इज ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेटर। सम इंपॉर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो आपको पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट, जो आपकी कार में AM लिखा हुआ आता है, अगर आप स्टीरियो पे सोर्स वाले बटन पे क्लिक करते हो तो AM लिखा होता है, AM मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी रेंज 540 to 1600 किलोहर्ट्ज होती है। FM ब्रॉडकास्ट की 88 to 108 किलोहर्ट्ज होती है। ये तो आपको पता भी है, FM के चैनल होते हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में होते हैं, ये मेगाहर्ट्ज में है, ध्यान रखना है। टेलीविजन की बात करूं, टेलीविजन 54 से 72 मेगाहर्ट्ज में काम करते हैं, वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं। 76 से 88 मेगाहर्ट्ज ये टीवी बोलते हैं, उसको टेलीविजन के लिए है। 174 से 216 ये भी टीवी के लिए है। 420 से 890 मेगाहर्ट्ज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है और यहाँ टीवी भी ऑपरेट हो जाता है। ये सर्विसेज के अंदर इसमें अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज हैं। सेलुलर मोबाइल रेडियो, आप जो मोबाइल चलाते हो, ठीक है, मोबाइल में रेडियो चलाते हो, फोन सेल फोन चलता है, वो क्या चलता है बेटा 896 to 901 मेगाहर्ट्ज, 840 to 935 मेगाहर्ट्ज। ये मोबाइल जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है ये वो फ्रीक्वेंसी है, आप देख सकते हो। ये वाली फ्रीक्वेंसी काम आती है बेटा मोबाइल टू बेस स्टेशन, आपके आसपास जो बेस स्टेशन होगा मोबाइल से बेस स्टेशन तक के लिए, और ये बेस स्टेशन से मोबाइल पे जो सिग्नल्स आते हैं उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी काम आती है। फिर आता है बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज यूज होता है, 3.7 से 4.2
गीगाहर्ट्ज यूज होता है, एक अपलिंक के लिए यूज होता है और एक डाउनलिंक के लिए यूज होता है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सम इम्पोर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। पिछले 4-5 साल में ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी रेंज पर कई बार डायरेक्टली पूछे हुए होते हैं, उसके लिए ये आपको ध्यान में होना चाहिए।